जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। सीवी आ जा सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स है जिसको हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स है, सेरेब्रोवास्कुलर डिफेक्ट्स आ सकते हैं उसमें, हेड इंजरीज़ हैं, ब्रेन ट्यूमर्स, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, एपिलेप्सी और सीजर्स। ठीक है, ये सारे जो है न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम जो है वन बाय वन जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं, सेकंड नेम इसका जो है उसको हम स्ट्रोक देते हैं। ये क्या होता है, एन अब्रप्ट इम्पेयरमेंट होती है ब्रेन फंक्शन की, रिजल्ट इन अ सेट ऑफ न्यूरोलॉजिक साइंस एंड सिम्टम दैट आर कॉज्ड बाय इम्पेयर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एंड लास्ट मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्लड को जो आर्टरीज जो वेंस ब्लड सप्लाई कर रही हैं, जो आर्टरीज वो जो है इम्पेयर्ड हो जाती हैं। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है कि या तो वो आर्टरीज नैरो हो जाए या फिर उनमें जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो कोई जो है वो क्रिएट हो जाए, कोई वहाँ पे प्लेग बन जाए, फैटी एसिड डिपोजिशन हो जाए, वो डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती है। लेकिन उससे क्या होता है कि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो ब्रेन फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। आगे रिस्क फैक्टर्स अगर जो है उन्होंने कहा है देखें तो कौन से होते हैं कि नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो कंपलसरी हैं। जैसे कि एज है, एज के साथ साथ जो है वो हाइपरटेंशन के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आर्टरीज जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है और उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है, फैटी प्लेक्स बन जाते हैं। फिर रेस, जेंडर एंड हेरिडिटी, ये चीज़ें जो है वो नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स में आती हैं। मॉडिफिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें जिनको जो या तो बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें जो है मतलब हमारे अंदर वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, जिनको हम मज़ीद अपनी थेरेपी से फार्मेकोथेरेपी से या बिहेवियरल थेरेपी से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉजेज़ कौन सी हो सकती हैं, उन्होंने कहा है कि एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है विद द एज, जैसे एज होती है वैसे वैसे हमारे जो वेसल्स की वॉल्स हैं वो थिक होती हैं, वो थिक होना शुरू हो जाती है और इनमें जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ कर रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा है, स्मोकिंग या ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्क फैक्टर्स कॉज कर सकती हैं स्ट्रोक का। ठीक है, स्ट्रोक को अगर हम देखें तो क्या होता है कि इसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ठीक है, एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी देखें इसकी तो क्या है, एब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन कैरेक्टराइज बाय द हेमरेज इनटू द ब्रेन। ठीक है, अगर ब्लड वेसल जो है वो जो ब्रेन्स को जा रही हैं उसकी कंडीशन एब नॉर्मल है, इससे क्या होगा कि वो हेमरेज भी करवा सकती हैं ब्रेन में। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वेसल जो है वो रप्चर हो गए तो ब्रेन में हेमरेज भी करवा सकती है, यहाँ फिर वहाँ पे क्लोट हो सकता है उस वेसल में, तो वो बिल्कुल जो है ब्लड फ्लो को जो है वो इंटरप्ट करेंगी। फॉर्मेशन ऑफ एन इम्बोलस और थ्रोम्बस, इम्बोलस और थ्रोम्बस यही है कि कोई क्लोट हो गया है, कोई ओक्लूजन हो गई है, तो वो क्या करेंगी किसी आर्टरी की, तो वो इस्कीमिया कराना शुरू कर देगी, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्रेन टिश्यूज़ की अफेक्टेड बाय द ओक्लूजन। फिर उन्होंने कहा है कि स्ट्रोक का जो है वो कॉजेज़ क्या क्या कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकती हैं उसकी सेंसेशन की। ठीक है, न्यूरोलॉजी के ब्रेन के जो फंक्शंस है ज़ाहिर सी बात है वो भी डिस्टर्ब होंगे। जो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है बॉडी फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, मूवमेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, थॉट जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेमोरी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी और स्पीच जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, प्रॉपरली पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। स्ट्रोक में लीव पीपल विद सीरियस लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी सच एज हेमीपैरेसिस, मतलब उसको वन साइड जो है बॉडी के वो उस पैरालाइज हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट या पार्शियल डिपेंडेंस हो सकती है उसकी मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स की, इनएबिलिटी टू वॉक है, एफेजिया है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, डिस्फेजिया है कि वो प्रॉपरली जो भी फूड इनटेक करेगा उसको स्वेलो नहीं कर पाएगा। ये इसकी साइन सिम्टम्स आ सकती हैं। साइन सिम्टम्स आ सकती हैं इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दैन उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड असेसमेंट। इट कैन अफेक्ट बॉडी फंक्शंस, पर्सनैलिटी, स्पेशल परसेप्चुअल अल्ट्रेशन, सेंसेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बॉडी के जो मेजर फंक्शंस हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है, तो वो सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन उन्होंने कहा अफेक्टेड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द आर्टरी इन्वॉल्व एंड द एरिया ऑफ द ब्रेन डेट इट सप्लाइज। एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो स्पेसिफाई होता है एक प्रॉपर बॉडी के फंक्शन के लिए। ठीक है, जो आर्टरी डिस्टर्ब होगी
होगी वो स्पेसिफिक पार्ट को जाके जो है ब्रेन के इफेक्ट करेगी। वो स्पेसिफिक पार्ट जो जिस फंक्शन के लिए असाइन किया गया है वो जो है फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। परमानेंट डैमेज कैन रिजल्ट ड्यू टू द एनॉक्सिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अगर कंटिन्यूस जो है ब्रेन को जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया तो वो परमानेंट डैमेज भी करवा सकता है। फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है कि इस्कीमिक हो सकता है और हेमरेजिक हो सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक को फर्दर उन्होंने कहा है कि थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक होता है। ठीक है, और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है कि किस वजह से होता है कि कोई भी ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की तरफ जा रही हैं वो रप्चर हो जाती हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि ब्रेन में जो है वहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यहाँ पे ब्लड वेसल की। ठीक है, हेमरेजिक में जो है वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होगी। ठीक है, उसकी टेयरिंग हो जाएगी, वो जो है वो ख़राब हो जाएगी। जबकि इस्कीमिक स्ट्रोक में वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो है वहाँ पे ओक्लूजन होना शुरू हो जाता है, कोई क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक यानी कि जो फैटी एसिड्स की डेपोजिशन है वहाँ पे वो होना शुरू हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो इस्कीमिक स्ट्रोक कॉज करवाती है। फिर है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के बारे में उन्होंने कहा है कि इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रोक की। ठीक है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट हैं उसमें थेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इट्स सीन मोस्ट ऑफन इन 60 to 90 ईयर ओल्ड एज ग्रुप। एज जो है उसमें 60 to 19 ईयर ओल्ड के लोगों को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। वेसल्स जो है वो ओक्लूड हो जाएगी, वहाँ पे जो है वो क्लॉट बन जाएंगे तो इस्कीमिया हो जाएगा, टिश्यू डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की और इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी मसल्स की। यूजुअली अगर इन द लार्जर वेसल्स। देन उसके बाद है कि सिम्टम्स क्या होंगे। उन्होंने कहा है कि सिम्टम्स ड्यूरिंग स्लीप हो सकते हैं और शॉर्टली आफ्टर अराइजिंग, ये उस वक्त जो है सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं। और न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स जो है उन्होंने क्या कहा है कि वर्सन हो सकते हैं फॉर 72 आवर्स एज एडिमा इंक्रीज इन द इन्फेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो उन्होंने कहा है कि स्ट्रोक होने के तकरीबन 72 आवर्स के बाद जो है वो वर्सन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी कंडीशन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की जो है वो वर्स्ट हो जाती है। देन उसके बाद है इम्बॉलिक स्ट्रोक। इम्बॉलिक स्ट्रोक जो होता है मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट फ्रॉम अ थ्रोम्बस इन द एंडोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये स्ट्रोक कहाँ से उन्होंने कहा है कि एम्बोलाई जो है वो कहाँ बनता है, थ्रोम्बस बनता है पहले एंडोकार्डियल जो हमारी लेयर होती है, हार्ट की लेयर होती है, इनसाइड लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वहाँ पे बनता है और वहाँ से जो है ओरिजिनेट करता है, ट्रैवल करता है टूवर्ड्स द ब्लड वेसल जो हार्ट को जो है ब्रेन को है जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। मोस्टली इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई, कोई माइट्रल स्टेनोसिस है कि मतलब माइट्रल वेल्व जो हमारे लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होते हैं उसको माइट्रल वेल्व बोलते हैं, उन्की स्टेनोसिस हो जाती है यानी कि नैरो हो जाते हैं। कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कोई सेप्टल डिफेक्ट है, कोई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। उन्होंने कहा एम्बोलाई जो वो ट्रैवल करता है अपवर्ड्स टू द सेरिब्रल सर्कुलेशन। ठीक है, वो एम्बोलाई जो है वो हार्ट में बनेगा, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रैवल करेगा टूवर्ड द, क्योंकि साइज़ में स्मॉल होता है। जहाँ फिर जैसे जैसे ये ट्रैवल करेगा जहाँ पे इसकी ब्लड वेसल जो है वो आके नैरो होना शुरू होगी, वहाँ पे बिल्कुल जो है वो ख़ुद को डिसलॉज कर लेगा, वहाँ पे ख़ुद को अटैच कर लेगा और वहाँ पे ब्लड फ्लो को जो है वो स्टॉप कर देगा, उसकी ब्लड फ्लो जो है वो कोलिजन करवा देगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली अकर सेरिब्रल आर्टरी। फिर है हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, सबअरेक्नॉइड इनटू द ब्रेन और सबअरेक्नॉइड स्पेस डिस्ट्रॉयज और रिप्लेसेस द ब्रेन टिश्यू। सबअरेक्नॉइड स्पेस हमारे ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं हमारी ब्रेन के अंदर, ब्रेन की जिसे हम लेयर्स कह सकते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर्स होती हैं मेनिंजेस के आगे फर्दर जो लेयर होती हैं जिसको हम पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो एक स्पेस होती है पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान, जिसे फ्लूइड फील्ड स्पेस कहते हैं, वो उसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है वो जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है जब उसमें जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ क्या होता है कि हेल्दी टिश्यूज़ जो हैं वो डेड टिश्यूज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओफन कॉज्ड बाय एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है कि हमारे पास ब्लड वेसल की ये रप्चरिंग को एन्यूरिज्म बोलते हैं, विच आर लोकलाइज्ड डायलेशन होती है इसमें और द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिसमें जो एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड ब्लड वेसल होगी वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी, इसकी जो है उसका डायमीटर जो है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा और वो डायलेट कर जाएंगी।
फिर है एनोरिज्म यूजुअली कॉज्ड बाय, एनोरिज्म किस वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ओल्ड एज में जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, जिसमें जो है फैटी प्लेक जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं वेसल्स में। हाइपरटेंशन के पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कंजेनिटल वीकनेस हो सकती है ब्लड वेसल वॉल में, ये एनोरिज्म कॉज कराती हैं। ठीक है, इट रप्चर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द स्मॉल होल। हेमरेज स्प्रेड रैपिडली, हेमरेज जो है वो उन्होंने कहा कि जल्दी से जो है वो स्प्रेड करता है। हेमरेज बिगिनस टू एब्जॉर्ब विद इन 3 वीक्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि रिकवरी जो इसकी होती है हेमरेज की, वो विद इन 3 वीक्स जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। हेमरेज का जो हेमरेज से जो के नतीजे में जो ब्लड जो है वो ब्लीडिंग हुई है वो अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड विद इन 3 वीक्स। रिकरेंट रप्चर इज एट अ रिस्क फॉर 7 to 10 days आफ्टर द इनिशियल हेमरेज। फिर नेक्स्ट उसका देखेंगे, अगर हम इसे किस तरह से असेस करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा लेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे। सब्जेक्टिव डाटा में हम क्या क्या देखेंगे कि उसकी हम ऑनसेट पूछेंगे कि पर्सन हमें, पेशेंट जो है वो हमें खुद जो है वो भी बता सकता है, या उसके जो है वो फैमिली जो है वो हमें इस बारे में बता सकती है कि ऑनसेट जो है वो कब हुआ था। प्रेजेंस ऑफ हेडेक के बारे में उसको पूछेंगे। सेंसरी डेफिसिट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि उसको सेंसरी परसेप्शंस जो हैं, सेंसरी स्टिमुलाई जो है उनमें डेफिशिएंसी जो है वो तो फील नहीं हो रही। नमनेस देखेंगे, टिंगलिंग देखेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं उसको हो रही। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली और विजुअल प्रॉब्लम्स जो उसको है, ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे, ये पर्सन हमें खुद बताएगा असेसमेंट में। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ देखेंगे, हेमीपेरिस के बॉडी का पार्ट जो है वो पैरालाइज्ड तो नहीं हुआ, हेमीप्लेजिया तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, हमें जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, एफेजिया देखेंगे और डिस्फेजिया, ये चीज़ें जो हैं हम खुद से असेस करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसके कौन से करा सकते हैं, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट और टोमोग्राफी टेस्ट स्कैन होता है, ये करा सकते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन के बारे जो है हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, साइज़ के बारे में, लोकेशन देगा ऑफ द लीजन, मतलब कोई भी जो डैमेज हुआ है, कोई इंजरी हुई है, उसके बारे में हमें उसके साइज़ और लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। डिफरेंशिएट बिटवीन इस्कीमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक, इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेगा। एमआरआई जो है वो एक्सटेंड बता सकता है कि ब्रेन इंजरी किस हद तक हुई है। और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन जो है यूजफुल इन असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ द टिश्यू डैमेज बाय, ठीक है, शोइंग द पिक्चर, मतलब पूरी एक हमें पिक्चर ऑब्टेन हो जाएगी जिसमें हम देख सकते हैं कि किस हद तक जो है ब्रेन के टिश्यू डैमेज हुए हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कि अगर उन्होंने कहा है कि पर्सन को जो है अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो क्या वो मेडिसिन दे सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एन्यूरिज्म, सर्जरी उस सूरत में हम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर क्लिप हो गया, सॉरी एनोरिज्म हो गया, तो वहाँ पे हम जहाँ से जो पार्ट ब्लड वेसल का जो है नैरो डायलेट हुआ है उस पार्ट को हम टाई ऑफ कर देंगे या क्लिक कर देंगे। ठीक है, उस पार्ट को नैरो कर देंगे और फिर उसके बाद रिमूव कर देंगे क्लॉट को। और ट्रीटमेंट जो है उन्होंने कहा है कि विद इन 96 आवर्स जो है ऑफ द ब्लीडिंग जब हो रही है तो उसके 96 आवर्स के अंदर अंदर हमने ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है विद द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स जो हैं उनके साथ। फिर उसके बाद उसके इस्कीमिक स्ट्रोक में हम क्या दे सकते हैं, हेपरिन हो सकती है या कॉमेडिन, जिसको हम वारफरिन भी जो है बोलते हैं। ये जो है क्या कराती हैं कि ब्लड क्लॉट की प्रिवेंशन कराती हैं, यानी कि जो है ब्लड को थिन कराती हैं। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मोर क्लॉट्स यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स इफ ट्रीटेड विद द TPM। ठीक है, ड्रग्स टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, डेकाड्रॉन दे सकते हैं। इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब प्रेशर जो है अगर ब्रेन का ज़्यादा हो गया है इंट्राक्रेनियल, तो जो ब्रेन में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसकी वजह से तो हम उसमें प्रेशर को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, डेकाड्रॉन है, बावल मेड्स हैं। उसके बाद टू रिड्यूस द स्ट्रेनिंग। फिर है उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में क्या फ़र्दर उस बताया हुआ है कि फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, ब्रेन हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए एयरवे मेंटेनेंस जो है वो हमने मेंटेन करनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर कहा गया हुआ है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, तो फ्लूइड्स की जो है वो रेस्ट्रिक्शन कराते हैं कि हम फ्लूइड जो है फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए फ्लूइड्स जो रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। IV और फीडिंग ट्यूब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पर ऑरल जो है वो फूड दे सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं। प्योरिड फूड होना चाहिए, सॉफ्ट रेगुलर सॉफ्ट फूड होना चाहिए। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल चेकअप्स जो है वो करने हैं, बेड रेस्ट का बताना है, फिजिकल ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी पर्सन की हमने करनी है।
डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स जो है उन्होंने कहा कि अपेयर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का जो है वो किस टाइप की इंजरी हुई है, किस टाइप लोकेशन क्या है और उसकी जो है वो एक्सटेंट कितनी है, वो किस हद तक ब्रेन जो है वो इंजर्ड हुआ है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है उसके कितने उसकी साइन सिम्टम्स अगर देखें तो क्या कहा है कि अचानक से जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है सडन होता है और इसमें क्या होगा कि सीवियर हेडेक होगा, ठीक है, और नेक जो है वो स्टिफ होगी और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, वॉमिटिंग एंड सीजर्स हो सकते हैं, उसको फिट्स पड़ सकते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है कि उन्होंने क्या अपेयर विदाउट वार्निंग, ठीक है, इसमें किसी किस्म का जो है वो हेडेक नहीं हमें होगा, जैसे कि ऊपर हेमरेजिक में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सीवियर हेडेक होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विदाउट एनी प्रायर वार्निंग जो है अपेयर होगा एम्बोलिक स्ट्रोक। वन और द मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स जो इसके क्या हो सकते हैं कि वन साइडेड वीकनेस फील होगी, नमनेस फील होगी, विजुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिस्फेजिया होगा उसको, ठीक है, और मेमोरी लॉसेज उसके हो सकते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एफेजिया क्या होता है कि लैंग्वेज या कम्युनिकेशन में जो है उसको डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है स्पीच में। डिसआर्थरिया क्या होता है कि वो क्लियरली वो जो है वो स्पीक नहीं कर सकता। डिस्फेजिया होता है कि वो प्रॉपरली स्वेलो नहीं कर सकता। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है कि पार्शियल इनएबिलिटी होती है कोऑर्डिनेटेड वॉलंटरी मोटर एक्ट्स की, मोटर एक्टिविटी जो होगी वो इनवॉलंटरी होगी, ठीक है। हेमीप्लेजिया जो है वो हो सकता है कि मतलब किसी एक साइड बॉडी एक साइड का जो है वो पैरालिसिस हो सकती है। नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी जो सेंसेशंस है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी, अनएबल टू फील टच, पेन और टेम्परेचर इन द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। यूनिलेटरल नेगलेक्ट, डू नॉट रिकग्नाइज वन साइड ऑफ द बॉडी एज बिलोंगिंग टू देम, ठीक है, एक साइड बॉडी का जो एक साइड है वो बिल्कुल नमनेस हो सकती है, उसकी पैरालिसिस हो सकती है। ये सारी सिम्टम्स जो हैं उसको अपेयर हो सकती हैं एक स्ट्रोक के पर्सन को। होमोनिमस हेनोप्सिया हो सकता है परसेप्ट, जिसमें नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी जो सेंसेशंस है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी, अनएबल टू फील टच, पेन और टेम्परेचर इन द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। यूनिलेटरल नेगलेक्ट, डू नॉट रिकग्नाइज वन साइड ऑफ द बॉडी एज बिलोंगिंग टू देम, ठीक है, एक साइड बॉडी का जो एक साइड है वो बिल्कुल नमनेस हो सकती है, उसकी पैरालिसिस हो सकती है। ये सारी सिम्टम्स जो हैं उसको अपेयर हो सकती हैं एक स्ट्रोक के पर्सन को। होमोनिमस हेनोप्सिया हो सकता है परसेप्ट, जिसमें हमारे पास परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन्वॉल्व लॉस ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन, मतलब एक साइड की जो विजन है वो लॉस हो सकती है। एलिमिनेशन डिस्टर्बेंसेस या न्यूरोजेनिक ब्लेडर हो सकता है, फ्लैसिड ब्लेडर हो सकता है या बाउल इनकॉन्टिनेंस हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड वन है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें क्या होता है कि टेम्पररी न्यूरोलॉजिक डेफिसिट होता है काज्ड बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ द सेरिब्रल ब्लड फ्लो। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होगी तो क्या होगा कि टेम्पररी न्यूरोलॉजिक डेफिसिट हो जाएगा, टेम्पररी ब्रेन फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि कहाँ तक इसका ड्यूरेशन क्या है, लास्ट लेस दैन 24 आवर्स, मोस्टली रिजॉल्व विद इन 3 आवर्स। मतलब ये जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, 24 आवर्स तक का से भी कम का ड्यूरेशन है इसका और 3 आवर्स के लिए वो विद इन द 3 आवर्स जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। ब्लड वेसल्स ओक्लूड हो सकती हैं किसी भी वजह से, उसके कॉन्ट्रैक्चर्स क्रिएट हो सकते हैं, स्पैज्म जिसके कहते हैं, फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं किसी प्लेग के, यानी कि फैटी एसिड डिपोजिशन हो गई और ब्लड क्लॉट्स हो गया। इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस फॉर द इंडिविजुअल ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ फुल स्ट्रोक, मतलब इसमें ये जो है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक विद इटसेल्फ जो 3 आवर्स में जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट्स डेंजरस व्हेन द साइंस ऑफ फुल स्ट्रोक अपेयर, जब स्ट्रोक के साइन सिम्टम्स अपेयर होंगे तो ये इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है। फिर साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, डिजीनेस हो सकती है, मोमेंट्री कन्फ्यूजन है, लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ बैलेंस है, टिनाइटस है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, टोसिस हो सकती है। टोसिस यानी कि हमारी जो आई लिड है उसका जो है वो अपर आई लिड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, वो उसकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है। डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया है, ड्रोपिंग माउथ हो सकता है, वाटरी माउथ जिसे बोलते हैं, वीकनेस हो सकती है, टिंगलिंग और सेंसेशंस हो सकती है, नमनेस हो सकती है बॉडी के एक साइड पे, एटेक्सी हो सकती है यानी कि लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकता है उसको। बिटवीन अटैक्स इन्होंने क्या कहा कि न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं।
मेडिकल डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे कि हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशंस करेंगे उसका, ठीक है, और ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ब्रेन का सीटी करवाया या एमआरआई करवाया है या हमने पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट करवाया है, ये चीज़ें हम उससे स्टडी देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीटी विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्टडी, ठीक है। विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाई विदाउट एनी डाई यूज़ किए हम ना सीटी स्कैन करवा सकते हैं। लेबॉर्ट्री स्टडीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, और सेरेब्रल एंजियोग्राफी में आल्सो भी यूज्ड, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री स्टडीज़ हैं जो हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में करवा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द नैरोड वेसल्स एंड द डिग्री ऑफ नैरोइंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कितने लोकेशन क्या है वेसल की, और जो है वो किस हद तक जो है वो वेसल नैरो हुई है, डिग्री कितनी है उसकी, मतलब किस एक्सटेंट कितनी है नैरोइंग की। फिर उसके बाद कौन सी उसके दे सकते हैं कि एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जिसे एस्पिरिन कहते हैं, टाइक्लोपिडीन है, हाइड्रोक्लोराइड, एक्सटेंडेड रिलीज पायरिडामोल है, ठीक है, क्लोपिडोग्रल है, बाइसल्फेट है। ये ड्रग्स जो हैं वो ब्लड थिनिंग ड्रग्स हैं जो ब्लड को थिन करवाती हैं, प्लेग को जो है वो रिजॉल्व करवाती हैं, ये हम दे सकते हैं। डिक्रीज द प्लेटलेट क्लम्पिंग, ठीक है। वारफारिन और हेपारिन जो है वो भी एंटी कोएगुलेंट है, क्लॉट्स बनने से प्रिवेंट करते हैं। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी है। इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, जो कैरोटिड आर्टरी है जो हमारी, उसके अंदर जहाँ पे क्लोट है हम उसको ओपन करके क्लोट को रिमूव कर सकते हैं, या ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इंसर्शन होती है एक बालून कैथेटर की टू ओपन अ स्टेनोज्ड आर्टरी टू अलो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ठीक है। देन उसके बाद प्रोग्नोसिस अगर हम देखें कि क्या हो सकती है प्रोग्नोसिस फॉर द TIA ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की, क्या उन्होंने कहा है कि प्रोग्रेसिस इसकी जो है वो अच्छी होती है, इंक्रीजिंगली होपफुल होती है। क्रिटिकल वेरिएबल्स फॉर द रिकवरी, पेशेंट्स कंडीशन बिफोर द स्ट्रोक, टाइम बिटवीन द स्ट्रोक एंड डायग्नोसिस। उन्होंने कहा है कि कौन से जो है वो क्रिटिकल वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करना जो है वो ज़रूरी होता है कि पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन देखनी है, टाइम बिटवीन द स्ट्रोक एंड द डायग्नोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट इन एक्यूट फेज, यूजुअली द फर्स्ट 48 आवर्स जो है वो क्रिटिकल आवर्स होते हैं, ठीक है। उनमें जो है वो वो करना है हमने, पेशेंट की जो है वो प्रॉपर उसको केयर प्रोवाइड करनी है। सेवेरिटी ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स एंड असेस टू rehabilitative therapy. Long term recovery may depend on the care received immediately after the stroke. Then last है कि most recovery takes place in first 3 to 6 months but progress then often continues long after that, ठीक है। उन्होंने कहा कि रिकवरी जो है वो 3 to 6 months के अंदर अंदर जो हो जाती है, लेकिन फर्दर जो है उसको दोबारा जो है उसका रिकरेंट उसको होने से, दोबारा होने से बचाने के लिए जो प्रोग्रेस जो है वो उन्होंने कहा कि वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्रेनियो सेरिब्रल ट्रॉमा और जिसे हम हेड इंजरी भी बोलते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल के टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग जो है वो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।